नहीं दिख रहा है नहीं शायद दिख से। रहा, अभी तो नहीं दिख ओके, अभी दिख रहा है। रहा। ओके, सो गाइज, अभी हम डी क्यू एल चैप्टर ये देख रहे सब हैं। दिख रहा है। डी क्यू एल चैप्टर देख रहे हैं। डी क्यू एल, ओके, मतलब डेटा क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है। तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि एस क्यू एल के अंदर अलग अलग एस क्यू एल के जो स्टेट कमांड्स होते हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं अलग अलग कैटेगरी में, जैसे डी क्यू एल है, डी एम एल है, डी डी एल है। तो डी क्यू एल जो कैटेगरी बनाई है, इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि इसके अंदर जो भी कमांड्स होती है आपकी, वो कमांड्स डेटा रिट्राइव करने के लिए बनाने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पे डी क्यू एल का मतलब ये होता है डेटा क्यूरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज मतलब ये होता है कि जो भी हमारा डेटा होता है, हमारा डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है, टेबल के अंदर। तो जो भी डेटा स्टोर है उसको हमें बाहर निकालना है, उसके लिए हम सेट ऑफ क्यूरी परफॉर्म करते हैं डेटाबेस को, और बेस्ड ऑन दैट क्यूरी डेटाबेस क्या करता है, हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो जो भी डेटा रिट्राइवल ऑपरेशन के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज हम परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर जो भी कमांड्स देते हैं, सारी चीज़ें जो आती है वो आती है डी क्यू एल के अंदर। ठीक है। तो हियर डी क्यू एल के बारे में जैसे अगर बात करें तो हमने कल भी देखा था, तो यहाँ पे जस्ट शॉर्ट में रिकैप देख रहे हैं हम डी क्यू एल का। सो DQL are used to retrieve data from database। ठीक है। सो डेटाबेस के अंदर जो भी हमारा डेटा है स्टोर है, उसको बाहर निकालने हम DQL का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नाउ सेकंड ये है, DQL आर ऑल्सो यूज्ड to manipulate data and retrieve। तो जो भी डेटा आपको मैनिपुलेट करके रिट्राइव करना है, मतलब उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करके आप क्या कर सकते हो, उसको बाहर निकाल सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके के जो दो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, ये डी क्यू एल के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है। तो डी क्यू एल इस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट क्लॉजेस प्रोवाइड करता है, और उसका यूज़ करके हम बेहतर तरीके से क्यूरी फायर कर सकते हैं, मतलब क्यूरी बना सकते हैं डेटाबेस को, और डेटाबेस उस अकॉर्डिंग टू क्यूरी हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो हियर अभी हम देखेंगे कि जो भी हमारा टेबल है, टेबल को क्वेरी परफॉर्म करके हम क्या करेंगे, डेटाबेस मतलब जो भी हमारा टेबल है उस टेबल का इस्तेमाल करके टेबल के अंदर जो भी डेटा है उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे हमारा एक डेटा सोर्स है। ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। सो दिस इज़ अ टेबल। ओके। तो हमारा डेटा जो है उस टेबल के अंदर स्टोर होता है, टेबल स्ट्रक्चर के अंदर। जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ओके, इतना तो हमें पता है। तो यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर है, आईडी है, मान लो यहाँ पे नेम है, यहाँ पे एज है, और यहाँ पे सिटी है। ठीक है। तो ये हमारा डेटा है। जैसे ये टेबल है, मान लो टेबल है एम्प्लॉय का टेबल है, तो इसके अंदर हम सेट ऑफ एम्प्लॉय रखेंगे। ठीक है। तो सिटी की जगह हम यहाँ पे रखेंगे सैलरी। ओके। तो जैसे एम्प्लॉय का आईडी नेम है, एम्प्लॉय नेम है राजू, एज है 20 और सैलरी है 400। नंबर 2 है एम्प्लॉय नेम रानी, एज 22 है और सैलरी है 500। एम्प्लॉय नेम थर्ड है पिंकी, एज है इसका 25 और सैलरी है इसकी 100 रुपीज़। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा डेटा है, टेबल के अंदर स्टोर है। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, जो भी डेटा टेबल के अंदर स्टोर है उसको बाहर निकालना है अलग अलग तरीके से। तो ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है, कॉपी। ठीक है। तो डीक्यूएल हमें प्रोवाइड करता है एक स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड एज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं कि डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। तो हियर
DQL provide select statement to query for data retrieval। ठीक है, तो जो भी डेटा रिट्राइव करना है उसकी क्यूरी बनाने के लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो राइट नाउ हियर जो भी सेलेक्ट स्टेटमेंट कहा गया है यहाँ पे स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट के अंदर जैसे कि हम देखेंगे व्हाट इज अ स्टेटमेंट। तो नंबर 1, व्हाट इज अ स्टेटमेंट। Now it is command to perform specific operation। तो जो भी स्टेटमेंट होती है यहाँ पे स्टेटमेंट का इस्तेमाल वो एक कमांड होती है और उसका इस्तेमाल हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सो नाउ सेकंड पॉइंट है यहाँ पे statement contain set of clauses to change behavior, clauses to define behavior of a statement। ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट होती है मतलब एक सेट ऑफ कमांड होती है जिसका यूज़ होता है स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना। लेकिन स्टेटमेंट के अंदर अलग अलग क्लॉजेस होते हैं जिसका यूज़ होता है कि आपको स्टेटमेंट का बिहेवियर चेंज करना है। ठीक है, जैसे बिहेवियर चेंज करना मतलब क्या है कि मान लो कि कोई कार है, ठीक है, तो कार यहाँ पे चलती है, ठीक है, लेकिन मुझे इसको क्या करना है, सीधा चलाना है। तो सीधा चलाने के लिए कोई तो भी एक कमांड होगी तो जिसका यूज करके हम उसको पैरामीटर पास करते कि आप स्ट्रेट चलो। ठीक है, सो वॉक टाइप ये क्या हो गया, उसका एक एट्रीब्यूट हो गया और उसको वैल्यू हमने सेट कर दी कौन सी, आप स्ट्रेट चलो। तो कार का बिहेवियर कैसा है, स्ट्रेट चलेगी। या फिर हम कार का बिहेवियर अलग चलने के लिए कह सकते कि आप जिगजैग ऑर्डर में चलो। तो यहाँ पे आप जिगजैग सेट कर सकते हो तो जिगजैग ऑर्डर में चलती है। तो इसके लिए वहाँ पे जो क्लॉज इस्तेमाल होते हैं मतलब एक उसके अंदर कुछ कमांड्स होती है, सब कमांड भी बोल सकते हो उसको। तो वो कमांड क्या करती है, वो स्टेटमेंट का बिहेवियर चेंज कर देती है। ठीक है, तो इसके अंदर स्टेटमेंट जो है इसके अंदर आपका क्लॉजेस होते हैं, यूज़ होते हैं और क्लॉजेस को अलग अलग तरीके से हम वैल्यू सेट करके उस कमांड का जो स्टेटमेंट का बिहेवियर बदल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे लिस्ट ऑफ द क्लॉजेस इन SQL फॉर DQL डेटा क्यूरी लैंग्वेज। तो डेटा रिट्रीवल के लिए कौन से क्लॉजेस है हम यहाँ पे अभी देखेंगे। ठीक है, तो क्लॉजेस इन SQL DQL। क्लॉजेस इन DQL के अंदर कौन से क्लॉजेस है जो भी हम क्यूरी बना रहे हैं क्यूरी का बिहेवियर चेंज करते हैं। ठीक है, तो जैसे नंबर 1 क्लॉज है यहाँ पे सेलेक्ट क्लॉज है, नंबर 2 है फ्रॉम क्लॉज है, ठीक है। क्लॉजेस इन, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द क्लॉज। What is a clause? So here clause is a component of a statement that modify its behavior।
So now number one, clause are the basic building block of SQL query। ठीक है, तो क्लॉज ये एक कंपोनेंट होता है, स्टेटमेंट का एक कंपोनेंट कहा जाता है, जो कि मॉडिफाई वो क्या करता है, स्टेटमेंट का जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करता है। ओके, तो स्टेटमेंट का मतलब एक हमारी क्वेरी होती है। ओके, तो हम क्वेरी को स्टेटमेंट कह सकते हैं कि वो एग्जीक्यूट होने के बाद उसका कोई तो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो क्वेरी का बिहेवियर हमें चेंज करना है, तो इसके लिए हम क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लॉज क्या है, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एसक्यूएल क्वेरी। मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब ये होता है कि उसके सिवा क्वेरी बन ही नहीं सकती। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब किधर भी बात आती है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की, मतलब वो ही बेसिक चीज़ होती है जिसके सिवा वो चीज़ बन ही नहीं सकती। तो जैसे एसक्यूएल क्वेरी बनाना है तो हमें क्लॉजेस की आवश्यकता होती है, विदाउट क्लॉज क्वेरी बन ही नहीं सकती। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो जो भी हमारी क्वेरी बनती है उसको आप स्टेटमेंट कह सकते हैं, क्योंकि क्वेरी जस्ट कमांड देती, क्वेरी मतलब वो कमांड होती है, जब भी वो एग्जीक्यूट होती है तो स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, और उस क्वेरी के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसी को क्लॉज कहा जाता है, सब कंपोनेंट, जिसका मेन पर्पज़ होता है कि जो भी क्वेरी है उसका बिहेवियर मॉडिफाई करना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये क्लॉज होता है। ठीक है, नाउ सेकंड, clause 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 define the specific details about how the query to be executed। ठीक है, तो क्लॉज जो होता है, क्लॉज डिफाइन करता है डिटेल। ओके, मतलब क्वेरी किस तरीके से एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ये इसको क्लॉज के ज़रिए हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को ये भी एक क्लॉज का पर्पस होता है ना। उसके बाद क्लॉज डिफाइन व्हाट डेटा टू बी रिट्राइव। तो जब भी हम क्वेरी बनाते हैं तो उसके अंदर क्लॉज के जरिए हम डिफाइन करते हैं कि हमें कौन सा डेटा रिट्राइव करना है, कितना डेटा रिट्राइव करना है। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें क्वेरी जब बनाते हैं तो सारी चीज़ें हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लॉज। ओके, नाउ हियर एंड क्लॉज डिफाइन how to structure result of a query। सो जो भी क्वेरी हम बना रहे हैं तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो किस तरीके से होगा, किस स्ट्रक्चर में होगा, किस तरीके से रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए, तो सारी चीज़ें क्लॉज के थ्रू ही बनाई जाती है। ठीक है, तो क्लॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हम एसक्यूएल क्वेरी बनाते हैं, मतलब उससे कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉज ही होता है, सबका मिलकर एक स्टेटमेंट बनता है, उसी को हम एसक्यूएल क्वेरी बोलते हैं, जो कि एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो क्लॉज इसके अंदर जो होते हैं जिसका यूज़ करके हम उस क्वेरी का बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हैं, हमारे क्लॉज के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग डेटा दे के अलग अलग चीज़ों डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द थिंग रिलेटेड टू द क्लॉज। ओके, सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे क्लॉजेस इन एसक्यूएल क्वेरी।
तो जब भी हम एसक्यूएल की क्वेरी बनाती है तो उसके अंदर कौन से क्लॉज होते हैं देखेंगे। सबसे पहला होता है सेलेक्ट क्लॉज, नंबर 2 है फ्रॉम क्लॉज, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय नंबर 5 having order by limit offset join union union all except intersect intersect distinct विथ, इसी को विथ क्लॉज ये है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। CTE इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये है क्लॉजेस एसक्यूएल की क्यूरी बनाते वक्त इसका इस्तेमाल होता है और इसका यूज़ करके ही ये सारी चीज़ें क्या होती है बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गए क्लॉजेस। तो आपको ये सारे क्लॉजेस मैं सिखाऊंगा, ये बहुत डीप में सारे क्लॉजेस ले रहा हूँ। मैक्सिमम इसमें से सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय लिमिट ऑफसेट एंड जॉइन, इतना ही क्लॉजेस लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम इसके आगे भी सारे क्लॉजेस देखने वाले हैं जो कि हम बेहतर तरीके से क्यूरी परफॉर्म करेंगे डेटा रिट्राइवल के लिए। ठीक है, सो अभी हमें क्लॉजेस सीखने से पहले ये जो क्लॉजेस हम 1 बाय 1 देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो भी हमें थोड़ा कवर करना ज़रूरी है एसक्यूएल की जब हम डीक्यूएल पे काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि कॉमन ऑपरेटर्स, तो ये डीक्यूएल के अंदर भी ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है, तो उस ऑपरेटर को हम देखेंगे ताकि हम जो ये आगे की क्वेरी फायर करने वाले बनाने वाले तो हमें इस ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये ऑपरेटर हमें पता होना ज़रूरी है और तभी जाके हमें आगे सारी चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन ऑपरेटर्स यूज्ड इन एसक्यूएल क्वेरी, अभी ये देखेंगे। ऑपरेटर्स यूज्ड इन एसक्यूएल क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, तो जब भी हम क्वेरी बनाते हैं उसके अंदर कुछ कॉमन ऑपरेटर्स है, ये ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके हमें क्वेरी बनानी पड़ती है, बिल्ड। ओके, तो उसमें से नंबर 1 ऑपरेटर है यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। ओके, तो कंपैरिजन ऑपरेटर का अंदर ऑपरेटर आते हैं यहाँ पे, जस्ट 1 सेकंड।
ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो क्यूरी के अंदर हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज़ अ परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन तो ठीक है, आपको सबको पता है अरिथमेटिक ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, सो हियर तो अभी सिंपली अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर कौन से ऑपरेटर आते हैं, यहाँ पे प्लस आता है, इसको प्लस कहा जाता है। सेकंड आता है माइनस, नंबर 3 आता है मल्टीप्लिकेशन, नंबर 4 है यहाँ पे डिवीजन, और नंबर 5 है यहाँ पे मॉडुलस। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुल ऑपरेटर। ठीक है, तो जैसे ऐड का एग्जांपल 4 + 2 ये एडिशन करेगा 6, यहाँ पे 6 - 4 यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 3 × 4 आउटपुट आएगा 12, एंड यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 2 आउटपुट आएगा 5, और यहाँ पे 10 mod 2 तो आउटपुट आएगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये रिमाइंडर दे देगा। तो इस तरीके से ये ऑपरेटर क्या होते हैं, वर्क होते हैं ना। उसके बाद एक कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर है यहाँ पे। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। ये ऑपरेटर क्या करता है, इट कंपेयर टू वैल्यू एंड रिटर्न बुलियन। ठीक है, बुलियन रिजल्ट। तो इस ऑपरेटर का मेन पर्पस होता है कि दो वैल्यू को कंपेयर करना, और जो भी रिजल्ट रिटर्न करेगा वो बुलियन में होगा, मतलब दैट इज अ ट्रू एंड फॉल्स के अंदर, ट्रू और फॉल्स। तो ये दो वैल्यू के अंदर वो क्या करेगा, आपको रिजल्ट दे देगा। तो ये होगा कंपैरिजन ऑपरेटर। अभी कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर यहाँ पे ऑपरेटर है, यहाँ पे नंबर 1 है इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, इसी को कहा जाता है इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड एज इक्वल टू ऑपरेटर। अगर इसका एग्जांपल देखें तो दोनों वैल्यू को इक्वलिटी चेक करते हैं, जैसे 4 = 3। ठीक है, तो 3 = 4 = 3, ये दोनों इक्वल है, तभी ये क्या करता है, रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा रिटर्न। ठीक है, अगर दो इक्वल नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर देगा। नाउ हियर सेकंड ऑपरेटर है यहाँ पे नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो इसी को कहा जाता है नॉट इक्वल टू। नहीं, सिंगल इक्वल टू, एसक्यूएल में सिंगल इक्वल टू। दैट्स वाई मैं ऑपरेटर इसलिए ले रहा हूँ कि बाद में क्यूरी करते वक्त हम जो सिंबल यूज़ करेंगे तो आप फिर बाद में कन्फ्यूजन होगा ये क्या है, तो इसके लिए ये ऑपरेटर मैं ले रहा हूँ क्यूरी करने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इट नॉट इक्वल टू, तो जैसे कि मुझे ये दो वैल्यू इक्वल नहीं है, चेक करना है, जैसे 10 नॉट इक्वल 15, तो 10 ये नॉट इक्वल 15 है, यस, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, नाउ उसके बाद है नंबर 10 नॉट इक्वल टू 15 है ना, हाँ सॉरी, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे फॉल्स आएगा, 4 = 3 है, नहीं है, तो रिटर्न क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा नॉट इक्वल टू, ये भी नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे जैसे कि 3 नॉट इक्वल टू 2। ओके, तो अगर 3 2 से इक्वल नहीं है तभी ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू, दो वैल्यू इक्वल नहीं है तभी रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक है, ना उसके बाद है यहाँ पे लेस देन, दिस इज कॉल्ड एज अ लेस देन, तो ये होगा आपका लेस देन ऑपरेटर, लेस देन, तो ये रिटर्न ट्रू तब करेगा जो कि फर्स्ट जो वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू से लेस है, जैसे 3 <2, तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। ठीक है,
उसके बाद है नंबर 5, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल टू। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू अगर दूसरे वैल्यू से लेस देन है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अगर नहीं है फिर चेक करेगा इक्वल है तभी रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ मान लो 5 लेस देन और इक्वल टू 5, तो 5 से लेस है नहीं है लेकिन इक्वल तो है, यस, ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। उसके बाद है नंबर 6, ग्रेटर देन, तो यहाँ पे ग्रेटर देन, तो ये रिटर्न तभी करेगा जो फर्स्ट वैल्यू है सेकंड वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। जैसे 10 ग्रेटर देन 5, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। ओके, नंबर 7, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये क्या करेगा, अगर फर्स्ट वैल्यू दूसरी वैल्यू से ग्रेटर देन है तो रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं है तो चेक करेगा इक्वल है क्या, अगर इक्वल है तो रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ, हेलो सर। हाँ, हम्म, सर ऊपर 4 पॉइंट लेस देन में फॉल्स है ना? हाँ बरोबर है, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, 3 लेस देन 2 इज फॉल्स। ठीक है, गुड। सो अभी यहाँ पे जो 7 है, 7 पॉइंट है यहाँ पे, तो इसके अंदर ग्रेटर देन, जैसे कि मेरे पास 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 10 से ग्रेटर है नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो इसके अंदर ये रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक है, ये हो गए आपके कंपैरिजन ऑपरेटर जो थ्रू आउट दी एसक्यूएल स्टेटमेंट इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर भी आपको कंडीशन देकर कुछ डेटा रिट्राइव करना है, फिल्टर करना है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर आपको ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद एसक्यूएल के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर भी इस्तेमाल होते हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर भी है तो वो हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पे सेकंड नंबर है लॉजिकल ऑपरेटर। सो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज होता है, कंबाइन मल्टीपल कंडीशन। ठीक है, तो मल्टीपल कंडीशन को आप एक साथ कंबाइन करके जो भी रिजल्ट है वो आप जनरेट कर सकते हो ट्रू फॉल्स के अंदर, तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, AND, इसी को कहा जाता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड। ओके, तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों भी वैल्यू अगर ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करता है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू एंड फॉल्स, तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। ठीक है, नाउ सेकंड और, इसी को कहा जाता है लॉजिकल और, ये ऑपरेटर है। और लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, दोनों में से एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा। तो जैसे यहाँ पे रिटर्न ट्रू है और फॉल्स, तो ये ऑलवेज रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। ओके, नंबर 3 है नॉट, लॉजिकल नॉट, तो इसी को कहा जाता है लॉजिकल नॉट। ओके, तो ये क्या करता है, ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है, निगेट करता है। ठीक है, सो जैसे कि हम यहाँ पे आज लगाएंगे नॉट ट्रू, तो इसी को क्या करेगा, ये फॉल्स करेगा। ओके, तो ये निगेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो ये ऑपरेटर भी आपको इस तरीके से यूज करना है। तो ये ऑपरेटर है एक्चुअली एंड और नॉट, जैसे हम प्रोग्रामिंग में एंड इस तरह से यूज कर सकते हैं और नॉट इस तरह से यूज करते हैं, तो इसी का ही सेम है यहाँ पे, एंड और नॉट एक सिंबॉलिक नेम के फॉर्म में एसक्यूएल के अंदर यूज होता है। ठीक है,
ठीक है, तो ये कॉमन ऑपरेटर थे। तो यहाँ पे तो इसके अंदर ये और भी ऑपरेटर है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी हम देखेंगे अदर ऑपरेटर्स जो इसका इस्तेमाल होता है एसक्यूएल क्यूरी बनाते वक्त। अदर ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला ऑपरेटर है इज नल। इज नल ऑपरेटर है, तो इसका मेन पर्पज़ होता है चेक फॉर नल वैल्यू। तो ये ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप नल वैल्यू को चेक कर सकते हो, चेक फॉर नल वैल्यू। ठीक है, तो जैसे कि आपका कोई भी कॉलम है और डेटाबेस के अंदर आपको चेक करना है उसके अंदर नल वैल्यू है या नहीं वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे कि आपका कॉलम है, यहाँ पे कॉलम और आप यहाँ पे इज, इसके आगे नल इस तरीके से लगाओगे। तो कॉलम के अंदर अगर नल वैल्यू है तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। ठीक है, तो ये रिटर्न तभी ट्रू करेगा जब नल वैल्यू उसको मिलेगी किसी कॉलम के अंदर। ओके, तो ये जो कॉलम है, कॉलम के अंदर अगर नल वैल्यू है तभी ये रिटर्न ट्रू करेगा। तो ये हो गया आपका इज नल ऑपरेटर। नाउ सेकंड है इज नॉट नल। इज नॉट नल, अब ये ऑपरेटर क्या करता है, चेक फॉर नॉन नल वैल्यू। तो ये चेक करता है नॉन नल वैल्यू है या नहीं है। सो चेक फॉर नॉन नल वैल्यू। तो यहाँ पे इट रिटर्न ट्रू इफ कॉलम हैज अ नल वैल्यू। ठीक है, नाउ चेक फॉर अ नॉन नल वैल्यू। तो इसका पर्पज़ ये होता है कि अगर किसी के अंदर नल वैल्यू नहीं है तभी ये क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, अगर नल वैल्यू है तो रिटर्न फॉल्स करता है। तो यहाँ पे इज़ नॉट नल, तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स इस तरीके से होगा, कॉलम इज नॉट नल। तो इसका मतलब ये है कि कॉलम के अंदर अगर नल वैल्यू नहीं है तभी ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। सो यहाँ पे ये रिटर्न ट्रू करेगा इफ नॉन नल वैल्यू, नॉन नल। अगर नल नहीं है तभी ये रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे ऑपरेटर है नंबर थर्ड, इन ऑपरेटर। इन, अब इसका पर्पज़ ये होता है इट चेक इफ वैल्यू इन वैल्यू इज इन अ लिस्ट। सो मतलब आपको इस तरीके की चेकिंग करने की एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर कॉलम की वैल्यू है या नहीं चेक करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, अगर वैल्यू लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कॉलम, जो आपका कॉलम है इन, कॉलम इन, और यहाँ पे लिस्ट इस तरीके से 1, 2, 3। तो यहाँ पे एनी काइंड ऑफ डेटा आप लिस्ट में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो कॉलम है, कॉलम की वैल्यू इस लिस्ट के अंदर अगर है तो एक भी मैच हुई तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। ठीक है, सो ट्रू इफ वैल्यू कंटेन इन लिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन ऑपरेटर। यहाँ पे आ गया नॉट इन, ये चेक करेगा, चेक इफ वैल्यू इज नॉट इन अ लिस्ट। तो जो भी वैल्यू है कॉलम की वो लिस्ट के अंदर अगर नहीं है तभी ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू इफ नॉट इन अ लिस्ट। अगर वैल्यू लिस्ट के अंदर नहीं है तभी ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा। नाउ इसके बाद है बिटवीन।
बिटवीन। सो इसका पर्पज़ है चेक इफ वैल्यू इज विद इन अ रेंज। तो इसका पर्पज़ ये होता है कि आपको चेक करना है कि एक रेंज दी वाली है और उसके बीच में आपको वैल्यू है या नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे जो कॉलम की वैल्यू है, यहाँ पे कॉलम बिटवीन, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं बिटवीन ऑपरेटर, बिटवीन जैसे 1 एंड 50। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कॉलम की वैल्यू है वो 1 और 50 के बीच में है या नहीं है। अगर है तो रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे रिटर्न यहाँ पे ट्रू इफ वैल्यू इन अ रेंज, तो ये भी वैल्यू रेंज के अंदर है, तो ये हो गई आपकी रेंज, दिस इज कॉल्ड एज अ रेंज। ठीक है, तो वैल्यू जो भी है वो रेंज के अंदर है तभी वो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड है इसका नेगेटिव कंडीशन, नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन, ठीक है, तो ये चेक करेगा, चेक इफ वैल्यू इज नॉट बिटवीन, इज नॉट विद इन अ रेंज। तो ये रिटर्न तभी ट्रू करेगा अगर आपकी वैल्यू रेंज के अंदर नहीं है, ये वैल्यू रेंज के अंदर नहीं है, ये चेक करेगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे कॉलम नॉट बिटवीन, तो ये आपको इस तरीके से कैपिटल में देना है, एज इट इज नॉट बिटवीन, जैसे कंडीशन है हमारी 1 एंड 50। ठीक है, तो ये कॉलम 1 एंड 50 के बिटवीन नहीं है तभी ये रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रेंज, दिस इज कॉल्ड एज अ रेंज 1 एंड 50। तो इसका इट रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू इफ नॉट इन अ रेंज, अगर जो भी वैल्यू आप चेक करना चाहते हो वो रेंज के अंदर नहीं है तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा ये। ठीक है, अब इसके बाद है एनी। ओके, अब यहाँ पे एनी है, एनी का मतलब एनी ऑपरेटर है, इसका पर्पज होता है कंपेयर वैल्यू टू एनी इन अ लिस्ट। तो आपके पास एक लिस्ट है, उसके अंदर आपको एक कॉलम को चेक करना है कि लिस्ट में से कोई किसी भी वैल्यू, एक वैल्यू के साथ वो कंपेयर करना है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, एनी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो एनी ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी लिस्ट है उसके अंदर बहुत सारे आपके आइटम है लिस्ट के अंदर, तो उसमें से किसी एक जो है, एक के साथ कंपेयर करना है आपको, तो आप एनी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कॉलम इक्वल टू ऑपरेटर एनी, और यहाँ पे आप इसके अंदर एरे का इस्तेमाल कर सकते हो। एरे ये लिस्ट है, एनी एरे, और आगे 1 2 3, तो ये लिस्ट एरे के अंदर आप रख सकते हो। ये कॉलम क्या करेगा, ये जो एरे है, एरे के एनी एलिमेंट, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या 3 भी हो सकता है, इसके साथ किसी भी एक के साथ वो कंपेयर कर सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके का ऑपरेशन करना है तो आप एनी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी ये क्या, ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा, ट्रू इफ इक्वल टू एनी,
इक्वल टू एनी। ओके, तो मतलब ये जो लिस्ट की वैल्यू है ये एनी मतलब जो भी हमारा एरे है या लिस्ट है उसके साथ एनी एलिमेंट के साथ वो कंपेयर करेगा और वो उसके हिसाब से क्या करेगा, वो रिजल्ट ट्रू या फॉल्स करेगा। अगर इक्वल है एनी एलिमेंट के साथ तो वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा वैल्यू। मतलब यहाँ पे इक्वल ही नहीं है, नहीं होना चाहिए। मतलब इक्वल हमने यूज़ किया है लेकिन यहाँ पे इक्वल हो सकता है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट इसका पर्पज़ है कि हमारा जो लिस्ट ऑफ वैल्यू है उसके साथ कॉलम की वैल्यू कंपेयर करना। तो कंपेयर का मतलब जहाँ जितने भी कंपेरिजन ऑपरेटर आते हैं वो सारे ऑपरेशन कंपेयर में आते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि लिस्ट के अंदर एनी कौन से भी एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है आपको रिजल्ट। अगर रिजल्ट कंपेयर सक्सेसफुल होता है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एनी ऑपरेटर वर्क करता है। नाउ यहाँ पे ऑल ऑपरेटर है, यहाँ पे ऑल कंपेयर वैल्यू टू ऑल इन अ लिस्ट, कंपेयर वैल्यू टू ऑल इन अ लिस्ट। तो आपको इस तरीके की कंडीशन म्हणजे कंपेयर करना है कि लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यू है सबके साथ कंपेयर करना है आपको। ओके, तो उस टाइम आप ऑल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल जैसे लिखना है, जैसे कॉलम एरे और लिस्ट में, ये जो एरे है तो एरे इसके अंदर लिस्ट जो है हमने इन का इस्तेमाल। लिस्ट का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ एलिमेंट होते हैं जो कि सीक्वेंशियली स्टोर होते हैं। तो एरे ये लिस्ट ही हो गया ना, यस। तो लिस्ट का मतलब लिस्ट हम एक स्ट्रक्चर है लिस्ट, लेकिन लिस्ट हम एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है लिस्ट को। तो लिस्ट मतलब एक स्ट्रक्चर है, ओके। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन एरे है, लिंक लिस्ट है, फिर डब्ल्यू अलग अलग तरीके से उसको एक सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल दो तरह की लिस्ट होती है। तो एरे क्या है, ये नॉन मतलब एरे सीक्वेंशियली में आता है। एरे मतलब जो भी एलिमेंट है उसका मेमोरी लोकेशन सीक्वेंस में होता है, पर लिंक लिस्ट क्या होता है, उसका मेमोरी लोकेशन सीक्वेंस में नहीं होता है, ओके। तो नॉन सीक्वेंस में आता है, ठीक है। सो नाउ ऑल कंपेयर वैल्यू टू ऑल इन अ लिस्ट। तो इससे कंपेयर वैल्यू टू ऑल इन लिस्ट, तो आपकी जो भी वैल्यू है वो लिस्ट में कंपेयर करनी है सारे एलिमेंट के साथ। तो उस टाइम आपको क्या ऑल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात आती है तो जैसे कि यहाँ पे कॉलम, जो भी कॉलम है इज इक्वल टू, और यहाँ पे ऑल लगाना है आपको, और ऑल के अंदर आप लिस्ट बनाओगे यूजिंग एरे। और यहाँ पे जैसे दिया है पास किया 1, 2, 3, और यहाँ पे इस तरीके से ये एरे क्लोज किया गया है। ओके, तो ये जो कॉलम है, ये कॉलम सबके साथ कंपेयर होता है, और सबका कंपैरिजन अगर सही है प्रॉपर में, मतलब जो कंपैरिजन किया है वो ट्रू है सबके साथ, तब ये क्या करता है, रिटर्न ट्रू करता है, ठीक है। नहीं, लिस्ट बनाए म्हणजे एरे का इस्तेमाल करके लिस्ट बनाई, यहाँ पे लिस्ट बनाए, लेकिन किसका इस्तेमाल किया लिस्ट बनाने के लिए, एरे का। तो एरे लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा इफ इक्वल टू ऑल। तो यहाँ पे जो भी कॉलम की वैल्यू है जो लिस्ट के अंदर हमने एलिमेंट दिए वाले हैं सबके साथ कंपेयर करेगा, और सबका रिजल्ट ट्रू आता है तभी रिटर्न ट्रू करेगा, ओके। लेकिन ऊपर एनी में किसी एक के साथ भी ट्रू आता है तो रिटर्न ट्रू करेगा, ओके। सो दीज आर द ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स है, इसके अंदर और भी कुछ ऑपरेटर्स है बहुत सारे, लेकिन जैसे जैसे हम हमारा टॉपिक कवर करना है तो उसके हिसाब से हम ये ऑपरेटर को देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उस ऑपरेटर की अगर ज़रूरत है तो वो ऑपरेटर वहाँ पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये है ऑपरेटर्स पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर। इस ऑपरेटर का क्यूरी के अंदर इस्तेमाल होता है जब भी हम क्यूरी फायर करते हैं, ओके। तो ये ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जनरली इसी ऑपरेटर का मैक्सिमम रिपीटेड यूज़ होता है, और हमें इसी के ऊपर ही हमारी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है
फुलफिल करनी होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपको ये ऑपरेटर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस ये प्रॉपर वे से करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट जाएगा। ओके, इंटरव्यू में आप यही पूछेंगे और इसी के आंसर आपको देने हैं। ठीक है, वैसे भी हम सारी चीज़ें डीप में देख रहे हैं, हर एक चीज़ को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम थोड़ा आगे देखेंगे कि अब क्लॉज के बारे में जो कि देखेंगे, जो कि हमने पॉज किया था क्लॉज के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा क्लॉज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे, सेलेक्ट क्लॉज का इस्तेमाल किस तरह से होता है। के अंदर हमारा जो सबसे पहला क्लॉज था सेलेक्ट क्लॉज, तो इसके बारे में अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट क्लॉज इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे। तो हियर क्लॉजेस, तो सबसे पहले देखेंगे सेलेक्ट क्लॉज। सेलेक्ट क्लॉज इन Postgre SQL is used to retrieve data from one or more table। तो सेलेक्ट क्लॉज का इस्तेमाल होता है एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल टेबल के अंदर का डेटा हमें रिट्राइव करना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, सेलेक्ट क्लॉज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी इसका बेसिक सिंटैक्स देखेंगे सेलेक्ट क्लॉज का। नंबर 1 बेसिक सिंटैक्स। ठीक है, अब इसका बेसिक सिंटैक्स में हमें पता चलेगा कि ये किस तरीके से यूज़ होता है, इसको किस तरीके से लिखा जाता है सेलेक्ट क्लॉज को। ओके, सो नाउ बेसिक सिंटैक्स है यहाँ पे, इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग क्लॉज के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हियर सेकंड सेलेक्ट क्लॉज used with other clause। ठीक है, तो सेलेक्ट क्लॉज अदर क्लॉज के साथ भी यूज़ किया जाता है। तो इसका बेसिक सिंटैक्स देखेंगे पहले सेलेक्ट क्लॉज का। तो बेसिक सिंटैक्स के अंदर यहाँ पे है आपको सेलेक्ट यहाँ पे कॉलम नेम, कॉलम 1 कॉमा कॉलम सेकंड कॉमा अप टू मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं टेबल के, फ्रॉम टेबल नेम सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका सिंटैक्स है। तो यहाँ पे सेलेक्ट है, यहाँ पे ये जो है ये सेलेक्ट क्लॉज है, दिस इज क्लॉज। ठीक है, तो ये सेलेक्ट का इस्तेमाल करके ये कॉलम से टेबल के अंदर आपको कितने कॉलम से रिट्राइव करना है। ओके, और फ्रॉम टेबल नेम, कौन से टेबल के अंदर से ये कॉलम आपको रिट्राइव करना है। ठीक है, तो जैसे भी हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट का इस्तेमाल करके, तो यहाँ पे मान लो ये हमारा टेबल है इस तरीके से, तो हमें क्या करना है, टेबल के इस कॉलम को क्या करना है, रिट्राइव करना है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे रिट्राइव ऑल कॉलम फ्रॉम द टेबल। तो हमारा ऑपरेशन है ओपी retrieve all column of records, retrieve all records with all column from table। ठीक है, तो टेबल में आपको सारे रिकॉर्ड प्रिंट करने हैं और विथ उसके सारे कॉलम भी प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ये है आपका रो 1, दिस इज कॉल्ड एज रो 1, ये है रो 2, तो ये हो गया आपका रिकॉर्ड 2। तो रो की वजह हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड सेकंड है हमारा 1, ये 2, दिस इज कॉल्ड एज रिकॉर्ड 3 एंड दिस इज कॉल्ड एज रिकॉर्ड 4। ठीक है, तो इस टेबल के अंदर 4 रिकॉर्ड है हमारे और इसके अंदर जो कॉलम है C1,
C2, C3 एंड C4. सो दिस इज कॉल्ड एज अ फील्ड. आप इसको फील्ड कंसिडर करते हो, फील्ड्स. तो रिकॉर्ड और फील्ड्स के स्ट्रक्चर में हमारा डेटा स्टोर होता है. यहाँ पे 4 फील्ड्स है, मतलब कॉलम 1, C2, C3, C4, और यहाँ पे रिकॉर्ड्स है. तो रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ रो. ओके, सो ये हो गए आपकी रो. ठीक है, तो अभी आपको ऑपरेशन करना है कि इस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स हमें प्रिंट करना है विद सारे कॉलम के साथ. ठीक है, तो उस टाइम आपको क्वेरी फायर करनी है यहाँ पे इस तरीके से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, सेमीकोलन. तो सेलेक्ट क्या है? ये आपका क्लॉज है, दिस इज कॉल्ड एज अ क्लॉज. और यहाँ पे स्टार जो लगाएंगे आप, तो इसका मतलब होता है ऑल कॉलम. ठीक है, तो अगर आपको सारे कॉलम रेफर करना है तो यहाँ पे ऑल कॉलम दिखेंगे. और ये फ्रॉम क्या है? फ्रॉम भी आल्सो इट इज़ अ क्लॉज है. एंड एम्प्लॉय क्या है? इट इज़ अ टेबल नेम, जहाँ से आपको डेटा रिट्राइव करना है. ठीक है, तो ये क्वेरी है. तो अब जैसे भी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे आउटपुट में आपको यहाँ पे इस तरीके से पूरा टेबल इस तरीके से दिखेगा आपको आउटपुट में. ओके, तो यहाँ पे पूरे कॉलम के नेम भी आ जाएंगे और यहाँ पे उसका डेटा आएगा, सारे रोज एंड कॉलम्स भी आपको दिखेंगे. सो दिस इज अ आउटपुट ऑफ अ क्वेरी. ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिक सेलेक्ट क्यूरी आप बना सकते हो. इसका बेसिक मतलब ये बेसिक है ऑपरेशन, जो कि हम सारा टेबल का डाटा रिट्राइव करते हैं. ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है कि सारा टेबल नहीं, कभी कभी स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर भी ऑपरेशन करना पड़ता है, तो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके सारी चीज़ें कर सकते हैं. ओके, अभी हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में देखेंगे. यहाँ पे हमने देखा है कि सेलेक्ट ऑल कॉलम हमने देखा है ऑपरेशन यहाँ पे. अभी हम देखेंगे स्पेसिफिक कॉलम का ही डेटा हमें प्रिंट करना है. ठीक है, तो ऑपरेशन नंबर है यहाँ पे सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम. ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम ही डिस्प्ले करना है रिकॉर्ड का, तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स है, तो जो सिंटैक्स हमने लिखा था सेम है, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 अप टू कॉलम n, जितने कॉलम आपको सेलेक्ट करने टेबल में, फ्रॉम कहाँ से करने हैं? फ्रॉम टेबल का नेम देना है यहाँ पे टेबल नेम. ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सेलेक्ट. तो यहाँ पे आपको डेटा रिट्राइव करना है. यहाँ पे ये आपका टेबल है एम्प्लॉय. ठीक है, तो इसमें से मुझे क्या करना है? सिर्फ एम्प्लॉय का नेम और यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी, ये 2 ही कॉलम मुझे डिस्प्ले करना है हर एक रिकॉर्ड का. तो इसी को कहा जाता है स्पेसिफिक कॉलम को आप सेलेक्ट कर रहे हो. तो अभी यहाँ पे जो रिकॉर्ड है हमारे, जैसे कि यहाँ पे रिकॉर्ड 1 है, रिकॉर्ड 2 है एंड रिकॉर्ड 3 है, और उसके अंदर कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4, ये 4 फील्ड है उसके अंदर. तो अभी हमें क्या करना है? सिर्फ हर एक रिकॉर्ड का कॉलम सेकंड जो है नेम और कॉलम सैलरी, इसी का ही डेटा प्रिंट करना है. ठीक है, तो ये क्वेरी है, इसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हो. तो यहाँ पे एग्जाम्पल सेलेक्ट कॉलम का नाम क्या कौन सा है? नेम कॉमा सैलरी, ये 2 ही कॉलम हम यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहेंगे. सैलरी फ्रॉम कहाँ से करना है? टेबल का नाम है एम्प्लॉय, सेमीकोलन. ठीक है, तो जैसे भी ये क्वेरी फायर होगी तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉलम आएंगे टेबल के इस तरीके से, और उसके सारे रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट हो गए आगे. तो यहाँ पे 2 कॉलम हमने मेंशन किए थे, तो यहाँ पे नेम आ जाएगा और सैलरी आ जाएगी. ठीक है, तो ये 2 कॉलम जो है वही आएगी, नेम सैलरी, और इसके अंदर जो भी नेम था, जैसे राजू की सैलरी 400. उसके बाद यहाँ पे रानी की सैलरी यहाँ पे 500, और उसके बाद है पिंकी की सैलरी 100. ओके, तो
तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो आपको स्पेसिफिक कॉलम का ही डेटा प्रिंट करना है हर एक रिकॉर्ड का, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट विथ स्पेसिफिक कॉलम मेंशन करके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द अबव क्वेरी। अब क्वेरी ओके। अभी हम देखेंगे सेलेक्ट का अलग अलग तरीके से किस तरीके से इस्तेमाल होता है अलग अलग ऑपरेशन के लिए, ठीक है। सो राइट नाउ सेलेक्ट यूजिंग कॉलम alias, ठीक है। सो इसका मतलब ये होता है टू रीनेम अ कॉलम इन द रिजल्ट, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आप सेलेक्ट क्वेरी का रिजल्ट आता है तो उसके अंदर एज इट इज जो कॉलम है सेम उसी कॉलम का नेम आता है यहाँ पे। जैसे हमारा नेम कॉलम है, सैलरी है, लेकिन आपको कभी कभी रिजल्ट जनरेट करते वक्त आपको कॉलम का नेम चेंज करना है रिजल्ट में, तो आप यहाँ पे अलियास का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अलियास मतलब एक टेम्परेरी सिंपल नेम होता है, तो हम उसको टेम्परेरीली यूज़ करते हैं, उसी को अलियास कहते हैं। तो जो भी हमारे कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स का जब हम प्रिंट करना चाहते हैं डेटा, तो उसका कॉलम्स को हम अलग तरीके से नाम दे सकते हैं रिजल्ट सेट में। तो इसका सिंटैक्स है यहाँ पे select column 1 as alias 1 comma column 2 as alias 2 from table name सेमीकोलन, ठीक है। तो ये क्वेरी है यहाँ पे, तो आप इस क्वेरी का इस्तेमाल करके इस तरीके से क्वेरी फायर कर सकते हो, ये सिंटैक्स है। और इसके इस्तेमाल करके आप कॉलम प्रिंट कर सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि कॉलम को मुझे प्रिंट करते वक्त अलग नाम चाहिए, तो आप उसको नाम दे सकते हो, ठीक है। तो अभी चलो इस क्वेरी को हम फायर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक टेबल है हमारा, इस तरीके से पेस्ट करेंगे इसको, ओके। तो ये हमारा टेबल है, एम्प्लॉय नाम से टेबल है। अभी हमें क्या करना है, इसका नेम कॉलम सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट क्या क्या करना है हमें, नेम कॉलम सेलेक्ट के अंदर एक है नेम कॉलम, लेकिन जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मुझे नेम की जगह क्या दिखना चाहिए, मुझे EMP नेम दिखना चाहिए। नेम कॉलम किस तरीके से दिखना चाहिए, EMP नेम। और जो सैलरी है, हम सैलरी सेलेक्ट कॉलम सेलेक्ट करेंगे सैलरी, तो यहाँ पे हमें दिखना चाहिए EMP सैलरी। इस तरीके से ये कॉलम दिखने चाहिए। तो इसी को कहा जाता है अलियास। तो इस कॉलम को आप एक टेम्पररी नेम असाइन करते हो रिजल्ट दिखाने के लिए, तो इसी को कहा जाता है, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज अलियास, ठीक है। तो एक कॉलम को आप क्या कर सकते हो, टेम्पररी नेम बना देते हो, उसी को अलियास कहा जाता है। तो आप कॉलम को अलग अलग टेम्पररी नेम से रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी मुझे क्वेरी फायर करनी है, तो यहाँ पे क्वेरी फायर करेंगे। सेलेक्ट कॉलम का नाम है नेम, मुझे नेम कॉलम को सेलेक्ट करना है, और अलियास एज उसका नेम क्या डिस्प्ले करना है मुझे, EMP नेम, ठीक है। और दूसरा कॉलम है सैलरी, तो सैलरी कॉलम को मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा एज, और उसका नेम हमें रखना है EMP सैलरी। तो ये नेम सिर्फ टेबल का डेटा डिस्प्ले होता है तभी दिखता है, ओरिजिनल नेम नहीं चेंज होता है इसका, ठीक है। और कहाँ से करना है, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है हमारे, एम्प्लॉय सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हमारी क्वेरी हो गई। तो जैसे भी ये क्वेरी रन होगी तो यहाँ पे इस तरीके का हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये हमारा टेबल आएगा इस तरीके से आउटपुट में। इसके अंदर दो ही कॉलम है यहाँ पे,
तो हमने पहला कॉलम नेम सेलेक्ट किया था, उसको रीनेम किया था एम्प्लॉय से, यहाँ पे आएगा EMP नेम, और सैलरी जो है यहाँ पे आएगा EMP सैलरी, और बाकी फिर उसका डेटा आएगा राजू 400, रानी 500 एंड पिंकी 100। तो इस तरीके से क्या होगा, ये अलियास वर्क होगा। ठीक है, तो जैसे भी क्वेरी का रिजल्ट आएगा उसका आप कॉलम का नेम चेंज कर सकते हो विद द अलियास। ठीक है, अब हम देखेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर और उसके अलग अलग तरीके से उसका यूज़ होता है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे using expression select clause। ठीक है, तो जैसे भी हम सेलेक्ट करना चाहते, सेलेक्ट क्लास के अंदर हम कोई एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, उसका एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके हम डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टू सेलेक्ट कैलकुलेटर और डिराइव्ड वैल्यू। तो इसका मतलब है कि हम कोई डेटा को रिट्राइव करना चाहते हैं, चाहे वो हमारा कैलकुलेटेड डेटा हो, मतलब पहले हम उसको कुछ फिक्स कैलकुलेशन करके उस डेटा को रिट्राइव करेंगे, या फिर डिराइव वैल्यू मतलब किसी ऑलरेडी डेटा के ऊपर दूसरी वैल्यू हम रिट्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ हम एक्सप्रेशन के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट के अंदर। जैसे मान लो कि मुझे एक मेरा 2 नंबर है, उसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर प्रिंट करना है। ठीक है, तो एग्जांपल में सेलेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे सेलेक्ट 2 into 2 सेमिकुलर। ठीक है, तो जैसे मैं सेलेक्ट 2 into 2 करूँगा तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन। ओके, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, कि एनी कोड दैट प्रोड्यूस द सिंगल वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो 2 into 2 ये कोड है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे सेलेक्ट 2 into 2 मतलब हमने सेलेक्ट के अंदर एक्सप्रेशन दिया है, इस इज कॉल्ड एज अ कैलकुलेटेड एक्सप्रेशन। ठीक है, और डिराइव्ड एक्सप्रेशन उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, सेलेक्ट 2 into 2 कितना होगा, 4 होगा। तो सेलेक्ट 4, और फिर ये सेलेक्ट क्या करेगा, इस 4 को प्रिंट करेगा, रिट्राइव करेगा। तो आपका आउटपुट इस तरीके से आएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हो सेलेक्ट के अंदर। तो अभी मान लो यहाँ पे कि मेरे पास ये टेबल है, यहाँ पे हमारा एक टेबल है। ओके, तो जैसे यहाँ पे हम इस टेबल को प्रिंट करेंगे, यहाँ पे ये अपना टेबल है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि जो भी जो सैलरी है हमें, तो सैलरी को डबल प्रिंट करना है। क्या करना है, डबल। तो जैसे मुझे एम्प्लॉय मुझे सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, तो हमें क्या सेलेक्ट करना है, प्रिंट क्या करना है, नंबर 1 एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करना है, एंड नंबर 2 हमें क्या सेलेक्ट करना है, सैलरी। लेकिन सैलरी हमें कैसे दिखानी है, सैलरी डबल दिखानी है, सैलरी डिस्प्ले करना है डबल। और जैसे भी हम उसको सैलरी को डबल डिस्प्ले करेंगे तो उसका कॉलम का नाम क्या चाहिए, इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट सैलरी, इस तरीके से वो कॉलम का नाम डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है,
तो अभी इस तरीके का ऑपरेशन करना है तो हम इसको कर सकते हैं। तो चलो क्वेरी फायर करेंगे इसके ऊपर, सेलेक्ट कॉलम का नेम क्या है, हमें नेम सेलेक्ट करना है तो हम एज इट इज़ नेम लिखेंगे, कॉमा दूसरा कॉलम क्या है, सैलरी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो कि जो भी सैलरी है आपकी, ये सैलरी कॉलम है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे इसको, तो क्या होगा, जो भी सैलरी है हर एक रिकॉर्ड की वो डबल हो जाएगी, और उसको एज नाम देंगे, इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका कॉलम होगा इंक्रीमेंट सैलरी, ठीक है। और यहाँ पे फ्रॉम, कहाँ से सैलरी का डेटा आएगा आपका, नेम सैलरी का, या एम्प्लॉय टेबल से, सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन। तो आप इस तरीके के एक्सप्रेशन क्यूरी के अंदर, सेलेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, डेटा रिट्राइव करते हो। तो यहाँ पे आउटपुट में आपको मिलेगा इस तरीके से, जैसे भी क्यूरी फायर होगा तो आपका ये आउटपुट आ जाएगा। और इसके अंदर आपने 2 ही रिकॉर्ड क्या किए, रो प्रिंट कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा नेम, तो नेम आपने कुछ एज इट इज़ लिखा है नेम, और सैलरी जो है उसको कॉलम को क्या अलियास दिया है, ये है अलियास। तो ये अलियास क्या है, इंक्रीमेंट सैलरी, ठीक है। अब इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या आएगी, हर एक सैलरी सब पहला कौन आएगा, राजू आएगा। तो राजू नेम आया है, राजू की सैलरी कितनी है, 400 यहाँ पे 400 इंटू 2 800। फिर आएगा रानी, रानी की सैलरी कितनी है, 500 इंटू 2 1000। और पिंकी है, पिंकी की सैलरी कितनी है, 100 इंटू 2 200। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक नया रिजल्ट जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द एक्सप्रेशन एंड अलियास। तो इस तरीके से सेलेक्ट का इस्तेमाल करके आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अंडरस्टूड। सो राइट नाउ अभी सेलेक्ट के अंदर और भी चीज़ें देखेंगे। अभी सेलेक्ट क्लॉज, तो एक एक क्लॉज को हम बहुत डीप में देखना चाहते हैं कि वो क्लॉज पॉसिबली किस किस तरीके की उसके अंदर कमांड दी जाती है, क्लॉजेस यूज़ किए जाते हैं, और किस किस तरीके से क्यूरी बनाई जाती है एक बेटर डेटा रिट्राइव करने के लिए, ठीक है। तो आपको बाद में कभी डेटाबेस के रिगार्डिंग आप काम करोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। चाहे आप डेटा साइंस पे काम करो, एआई पे काम करो, डेटा सोर्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है, डेटा कहाँ से आता है उसको जनरेट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे यूजिंग फंक्शन। So you can apply functions to column। तो यहाँ पे आपको जैसे भी कॉलम का डेटा आप रिट्राइव करते हो तो आप कॉलम के ऊपर कुछ फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हो सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके, सेलेक्ट क्यूरी का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मान लो कि ये हमारा टेबल है, यहाँ पे जैसे ऑलरेडी ये टेबल है हमारा, ठीक है। तो इस टेबल के अंदर हमें क्या करना है, जो भी नेम है एम्प्लॉय का नेम, उसको हमें क्या करना है, अपर केस में डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो हम एम्प्लॉय का नेम सिर्फ सेलेक्ट करना चाहते हैं कि हमारे पास कितनी एम्प्लॉय है, तो हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन वो नेम किस तरीके से दिखना चाहिए, हमें अपर केस में दिखना चाहिए, कैपिटल में, ठीक है। तो इस तरीके का हमें ऑपरेशन करना है, तो हम यहाँ पे नेम कॉलम जो रिट्राइव कर रहे हैं उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेरी इस तरीके से बनाएंगे हम, सेलेक्ट, हम नेम कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं लेकिन नेम की वैल्यू अपर केस में दिखना चाहिए, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे अपर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, अपर। और यहाँ पे कॉलम कौन सा है आपका, नेम, तो इसके कॉलम देना है आपको, नेम देना है, ठीक है। और नाउ फ्रॉम टेबल नेम है एम्प्लॉय,
ठीक है, सेमीकोलन। तो जैसे भी आप क्यूरी फायर करोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिखेगा, नेम कॉलम ही दिखाएगा और उसके अंदर सारे एम्प्लॉय, आपको उस एम्प्लॉय का नेम दिखेगा इस तरीके से। तो ये आपका टेबल आप बन चुका है। यहाँ पे इसके अंदर एक ही कॉलम है तो यहाँ पे कॉलम का नेम आएगा एज इट इज़, और इसके अंदर जो भी नाम है जैसे राजू तो यहाँ पे कैपिटल में आ जाएगा राजू, रानी और पिंकी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हो। दिस इज व्हाट इज द फंक्शन अप्लाइड। तो फंक्शन अप्लाई किया है हमने और उसको किसके ऊपर अप्लाई किया है, कॉलम के ऊपर। तो आप कॉलम के ऊपर फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हो व्हाइल रीडिंग रिट्राइविंग डेटा यूजिंग सेलेक्ट क्लॉज, ठीक है ना। इसके बाद डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट इन सेलेक्ट क्लॉज, ठीक है। तो आप डेटा को रिट्राइव करते वक्त डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टू रिमूव डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट सेट। तो जो भी एसक्यूएल क्यूरी है, सेलेक्ट क्यूरी का रिजल्ट है, उस रिजल्ट के अंदर आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड रिमूव करना है, सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड ही दिखाना है। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल सेलेक्ट के अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स है सेलेक्ट, आपको यूज करना है डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे कॉलम 1 फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शनल है, आप बाकी के कॉलम भी यूज कर सकते हो, कॉलम 2 अप टू n, ठीक है। तो ये इसका क्यूरी है। तो यहाँ पे आप डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल करोगे तो जो भी कॉलम हम रिट्राइव करेंगे उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आपको दिखेगी नहीं, सिर्फ यूनिक वैल्यू ही आपको दिखेगी, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो कि ये हमारा टेबल है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। तो इसके अंदर सैलरी यहाँ पे इसका 40 है, ठीक है, 400 है। तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है। तो डुप्लीकेट वैल्यू सैलरी के अंदर है, मतलब सैलरी कॉलम के अंदर 2 जो रिकॉर्ड्स है उनकी सैलरी क्या है, यहाँ पे डुप्लीकेट है। तो आपको सारी सैलरी यूनिक ही डिस्प्ले करना है, तो आप डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्यूरी इस तरीके से फायर होगी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, और कॉलम का नेम कौन सा है, सैलरी। आपको सैलरी कॉलम डिस्प्ले करना है तो उसका डेटा डिस्टिंक्ट ही आपको डिस्प्ले करना है, डुप्लीकेट नहीं डिस्प्ले करना है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रॉम डेटाबेस टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉई सेमीकोलन, ठीक है। तो जैसे भी ये क्वेरी हमारी रन होगी, फायर होगी, तो यहाँ पे इस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट में हमें सैलरी एक ही कॉलम को रेफर किया है तो यहाँ पे एक ही कॉलम आएगा उसका डेटा। अब उसके अंदर सैलरी कॉलम का नाम है सैलरी, तो यहाँ पे कॉलम का नाम सैलरी आएगा यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट सैलरी मतलब यहाँ पे यूनिक ही सैलरी आएंगी। तो पहले आएगा 400, दूसरी आएगी 500, और उसके बाद फिर 400 है वो नहीं आएगा, ठीक है, मतलब यूनिक ही वैल्यू उसके अंदर आएगा। तो इस तरीके से ये रिकॉर्ड आपका बनेगा यहाँ पे। तो ये ब्लैंक है, ठीक है। तो नहीं, हमने सेलेक्ट क्या किया है, सैलरी कॉलम सेलेक्ट किया है ना। तो इस पूरे रिकॉर्ड का एक ही कॉलम का वैल्यू डिस्प्ले होगा, लेकिन उसके अंदर डुप्लीकेट नहीं दिखेंगे, यूनिक ही वैल्यू आपको दिखेगी, मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू आपको नहीं दिखाना है रिजल्ट दिखाते वक्त, तो आप यहाँ पे
डिस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए दिया है मैंने, रिमूव डुप्लीकेट रो फ्रॉम द रिजल्ट सेट। नहीं नहीं, डिस्टिंग डिलीट नहीं होगा, मतलब जो आपने कॉलम लगाया है, हम कॉलम लगाते, कॉलम को डिस्टिंग लगाते, तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल कॉलम अगर यूज करता हूँ तो मल्टीपल, हाँ, हम्म, ये नहीं नहीं, यहाँ पे देखो सेलेक्ट क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे एक ही कॉलम कर रहे हो ना सेलेक्ट, तो बाकी कॉलम दिखेगा ही नहीं ना, ऑलरेडी एक ही कॉलम आपको दिखेगा डेटा, जितना सेलेक्ट कर रहे हो कॉलम उतना ही डेटा दिखेगा, लेकिन उसके अंदर जो डेटा होगा वो यूनिक होगा, डुप्लीकेट डेटा नहीं दिखेगा आपको। मतलब आप जितना सेलेक्ट करना चाहते हो उतने कॉलम आपको दिखेंगे रिजल्ट में, ठीक है। तो जैसे आपने आईडी दिया है तो आईडी का ही डेटा दिखेगा, बाकी कॉलम का डेटा दिखेगा ही नहीं ना, क्योंकि आप सेलेक्ट क्या कर रहे हो, सिर्फ आईडी को ही कर रहे हो ना। फिर आईडी के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू है तो वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दिखाएगा, यूनिक वैल्यू ही दिखाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्टिंग। अगर यहाँ पे मोर देन 2 कॉलम का इस्तेमाल करते हो तो दोनों कॉलम की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, तभी वो डिस्टिंग कंसिडर करेगा। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सेलेक्ट के अंदर आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो, कितने कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो, उतना ही कॉलम का डेटा आपको दिखेगा। यस, अंडरस्टूड। ओके, तो सेलेक्ट क्लॉज के अंदर यहाँ पे हमने बहुत सारे उसके अलग अलग सिनारियो लिए हैं सेलेक्ट के अंदर। अभी हम देखेंगे उसके फ्रॉम क्लॉज के बारे में। तो ऑलरेडी हमने फ्रॉम क्लॉज इसको देखा है क्वेरी करते वक्त। ओके, तो हम इसको फ्रॉम क्लॉज को और अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी हमने पहला क्लॉज देखा है, यहाँ पे सेलेक्ट क्लॉज को देखा है अच्छी तरीके से कि सेलेक्ट का इस्तेमाल किस तरह से होता है और क्या क्या ऑपरेशन हम सेलेक्ट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा पहला सेलेक्ट क्लॉज हो गया। अभी हम देखेंगे फ्रॉम क्लॉज के बारे में। फ्रॉम क्लॉज, ठीक है। अब फ्रॉम क्लॉज के बारे में अगर बोलेंगे तो इट स्पेसिफाई द सोर्स टेबल और सब क्यूरी फ्रॉम which data is retrieved, ठीक है। तो फ्रॉम क्लॉज का मेन पर्पज ये होता है कि आपको कहाँ से डेटा रिट्राइव करना है, ये उसका सोर्स आप डिफाइन कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे हमें डेटा टेबल से डेटा डिस्प्ले करना है या फिर हम डेटा किसी क्यूरी से डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब एक क्यूरी का रिजल्ट है, उसके रिजल्ट के ऊपर हम दूसरी क्यूरी फायर कर सकते हैं। तो इस तरह की दो चीज़ें हम करने के लिए जो फ्रॉम क्लॉज है इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि आप जो भी क्यूरी कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो किस डेटा के ऊपर करना चाहते हो, चाहे वो टेबल है या फिर किसी दूसरी क्यूरी का रिजल्ट है, उसके ऊपर आप सेलेक्ट ऑपरेशन करना चाहते हो, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, ये फ्रॉम क्लॉज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली बेसिक सिंटेक्स फ्रॉम का हमने ऑलरेडी देखा है यहाँ पे कि किस तरीके से फ्रॉम वर्क होता है। तो यहाँ पे इट इज़ अ बेसिक सिंटेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट क्यूरी के साथ इस्तेमाल करेंगे डेटा सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2
अप टू n कॉलम फ्रॉम, यहाँ पे टेबल नेम और सब क्वेरी रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटा टेबल नेम से भी सेलेक्ट ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब टेबल जो है उसके ऊपर, या फिर कोई सब क्वेरी का रिजल्ट है उसके डेटा के ऊपर हम कुछ सेलेक्ट ऑपरेशन डेटा रिट्राइव कर सकते हैं यूजिंग फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे तो अगर आपको इसके अलग अलग हम सिनारियो देखेंगे फ्रॉम का, तो सबसे पहले देखेंगे हम स्पेसिफाई अ टेबल। टू सेलेक्ट डाटा फ्रॉम सिंगल टेबल, डेटा फ्रॉम सिंगल टेबल। ठीक है, अगर आपको सिंगल टेबल में से डेटा को रिट्राइव करना है तो आप टेबल यहाँ पे दिखा सकते हो, जैसे हमने ऑलरेडी देखा है, इसको यूज़ भी किया है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा ये टेबल है, ठीक है, तो हमें ये सिंगल टेबल है एम्प्लॉय, इसका डेटा हमें प्रिंट करना है, तो हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार, यहाँ पे ये फ्रॉम क्लॉज है एम्प्लॉय। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज अ क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये टेबल को स्पेसिफाई करेगा, और एम्प्लॉय ये क्या है, ये है टेबल। ठीक है, तो इसका डेटा हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। ओके, अभी हम देखेंगे इसका पर्पस और यूजिंग टेबल अलियास। ओके, अलियासेस, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे भी आप किसी टेबल को रेफर कर रहे हो, मतलब उसका डेटा आप प्रिंट करना चाहते हो, सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आप टेबल का नाम देते हो, लेकिन आप टेबल को भी एक नया नाम दे सकते हो, उसी को अलियास कहा जाता है, और उस नाम से उस टेबल को रेफर कर सकते हो क्यूरी के अंदर। तो इसका है टू सिंप्लीफाई query writing and improve readability, you can assign alias to table। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि हमारा एक डेटा वो टेबल से हमें रिट्राइव करना है, तो टेबल का नाम बहुत बड़ा है, तो अब मुझे हर वक्त उतना बड़ा नाम टेबल का नहीं करना है क्वेरी के अंदर, तो मैं इसको कोई शॉर्ट नाम भी उसको लगा सकता हूँ, और उस शॉर्ट नाम से उस टेबल को मैं रेफ़र कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से वो शॉर्ट नाम होता है, उसी को कहा जाता है अलियास कहा जाता है। ठीक है, तो आप जो भी टेबल है उसको एक टेम्पररी नेम दे सकते हो क्यूरी परफॉर्म करते वक्त, और उस नेम से उस टेबल को रेफ़र कर सकते हो। तो ये फ्रॉम क्लॉज के ज़रिए किया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम इसका सिंटैक्स देखेंगे, सेलेक्ट, जैसे कि टेबल का नाम टी डॉट कॉलम 1 कॉमा टी डॉट कॉलम 2 अप टू एन फ्रॉम, टेबल का नाम है मान लो कि एम्प्लॉय डिटेल्स। तो ये नाम बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल के जगह में ये सिंटैक्स है, तो यहाँ पे टेबल नेम, और आप इसको अलियास देना चाहते हो तो एज, और यहाँ पे अलियास। ठीक है, सेमीकोलन। तो आप यहाँ पे ये जो है अलियास आपने यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे आप इसको अलियास डॉट कॉलम 1, अलियास डॉट कॉलम 2
अप टू n कॉलम और क्यूरी। तो बस इसका मतलब कि ये मेरा टेबल है, तो ये इस टेबल के ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2 टेबल के कॉलम है। तो इस टेबल को हमने ये अलियास दिया है, मतलब इस टेबल को एक नया नाम दिया है। ओके, और इस नाम से उस टेबल को हम रेफ़र करेंगे। ओके, तो अब किस तरीके से, तो ये मान लो ये हमारा टेबल है यहाँ पे पेस्ट एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। अब इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय टेबल है, तो मुझे इस टेबल की पूरी डिटेल्स प्रिंट करने, मतलब उसके 2 कॉलम प्रिंट करने हैं, सारे कॉलम प्रिंट कर सकता हूँ। तो नॉर्मली मुझे इसके 2 कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तो सेलेक्ट कितने करने हैं, 2 कॉलम। तो नंबर 1 कॉलम है इसका नेम और नंबर 2 है इसका एज। तो इस ये 2 कॉलम का डेटा मुझे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आप क्वेरी फायर कर सकते हो, जैसे आपको फायर करना है सेलेक्ट। ओके, अब यहाँ पे मैं फ्रॉम लिखता हूँ, अगर फ्रॉम एम्प्लॉय देता हूँ मैं यहाँ पे एम्प्लॉय, ठीक है। तो अगर मुझे डेटा प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैक्सिमम ये मल्टीपल टेबल की सिनारियो में यूज़ होता है, मतलब 2 टेबल का डेटा अगर कॉलम सेम है तो हमें उसकी टेबल के नाम से रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना पड़ता है उसके कॉलम को, ठीक है। तो सिंगल टेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये सिंगल टेबल में आपको स्पेसिफाई करके दिखाता हूँ। तो इसका एम्प्लॉय का कॉलम एज है, मुझे नेम प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉय टेबल नेम डॉट एज, कॉमा फिर टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय डॉट नेम, सॉरी यहाँ पे नेम करेंगे फर्स्ट और यहाँ पे एज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके की हम क्वेरी फायर करेंगे। तो यहाँ पे देखो कितनी दिक्कत हो रही है कि जैसे हमारा एम्प्लॉय टेबल का नाम है, तो हमें हर वक्त उसकी कॉलम स्पेसिफाई करना है, तो उसका एम्प्लॉय का पूरा नाम लिखना पड़ रहा है। अगर टेबल का नाम बड़ा होता है तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है हमें, ठीक है। या फिर एक ही टेबल को 2 बार हमें रेफ़र करना है, तो अलग अलग नाम देके हम रेफ़र नहीं कर सकते, उस सेम टेबल को रेफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए आप टेबल को एक नया सा अलियास दे सकते हो। तो यहाँ पे एज ई, तो ई क्या है, यहाँ पे टेबल अलियास है, दिस इज कॉल्ड एज अ टेबल अलियास। तो टेबल को आपने एक नाम दिया है ई, फिर आप यहाँ पे एम्प्लॉय की बजाय ई नाम से रेफ़र कर सकते हो कॉलम को, ठीक है। तो ई डॉट नेम ई डॉट एज, तो सिंपली आप स्मॉल नाम से क्या कर सकते हो, टेबल जो है आपका उसको रेफ़र कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एज अ अलियास। ओके, तो जैसे भी क्वेरी रन होगी तो आपको एम्प्लॉय एंड एज कॉलम यहाँ पे डिस्प्ले होगा उसका डेटा। ओके, सो गाइज आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, आज बहुत सारी चीज़ें कवर की और बेसिक से लिया है। कल जो लेक्चर मिस हुआ था आपका, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा अभी आपके ऊपर। ओके, तो ये अच्छी तरीके से प्रॉपर वे से हमने लिया है सारी चीज़ें, तो इसको बेहतर तरीके से देखो, बहुत इजी है। और अब मैं सारे कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ हर एक क्लॉज के डीप में सारी चीज़ें, तो ये आपके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप डेटाबेस सिस्टम का बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हो हमारे कोड लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है। तो एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन डाउट? यस, इज दैट क्लियर? नो सर। डीबीएमएस हुआ था आपका, डीबीएमएस में हुआ था कुछ कॉन्सेप्ट आपको? क्लॉजेस हुए थे 2-3, जैसे कि ऑर्डर बाय क्लॉज। ओके, मतलब इतने सारे क्लॉजेस नहीं हुए थे। तो इतना ही मालूम है सर। और ओके, तो ये डिग्री वालों का यही हाल है मैक्सिमम, दैट्स वाई हम जैसे लोग इंस्टीट्यूट खोल के बैठे। यही प्रॉब्लम है कि आपको टेक्नोलॉजी जो है इंडस्ट्री में उस लेवल तक पढ़ाया नहीं जाता है, या फिर सिलेबस, और डिपेंड करता है सिलेबस के ऊपर। ओके, तो नो वरी, हमारा सिलेबस बहुत ऑसम है, डीप में है, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे और विल लैंड इनटू द गुड कंपनी।
विथ हाई सैलरी पैकेज। ओके, अगर आपको बहुत ज़्यादा पैकेज मिलता है तो नर्वस मत होइए, मेरा गूगल पे नंबर आपके पास है, तो जस्ट यू कैन सेंड मी द रिमेनिंग मनी। आपको जितना चाहिए उतना रखो और बाकी के पैसे मुझे ट्रांसफ़र करो, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, मैं आपको माफ़ कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो if there is nothing to discuss, then we have to wind up right now, and thank you so much for joining, and tomorrow we will see with the rest of the topics. And I think tomorrow is a Sunday, but there is no holiday for you. Okay, so don't think there will be the holiday and you will enjoy and will sleep a long while. Nothing. Okay, so it is a very good punishment for you, and that punishment is very very important to achieve your goal and success. Okay, so guys, there is no concept of a holiday in a CodeLinks until we not feeling well, or if there something is happen unexpectedly. Okay, so guys, okay, thank you so much, wish you all the best, bye.